अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 17 करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 17 के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एक एमसीक्यूज़ का एक नंबर होता है और बस सिंपल सी इसमें जो है वो लॉजिक्स होती हैं जो कि आपने पढ़ी भी होती हैं ऑलरेडी, बस समझने की थोड़ी सी इसकी ट्रिक्स होती हैं। तो बस वो मैं आज आपको समझा दूँगा। आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो आपको जो भी एक्सरसाइज देखनी है आप लिखिएगा एक्सरसाइज 17.1। अगर आपको देखनी है तो 17.1 लिखकर एमई इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, क्लास 10 लिखिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से फिर 2, 3, 4 करते रहिएगा, वो भी मिल जाएंगी। तो आज रिव्यू एक्सरसाइज 17 को शुरू करते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो देखिए कुछ में तो मुझे आपको सोल्यूशन भी कराने पड़ेंगे और कुछ तो बस लॉजिकल हैं जो कि आपको लॉजिक समझने हैं। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो एमसीक्यूज़ ही है। बेसिकली ये रिव्यू एक्सरसाइजेस में हम एमसीक्यूज़ ही ये देते हैं। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या है, कहते हैं कि विच वन इज़ सबसेट ऑफ एन। अब आपको पता है एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। एन क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कौन सा जो गिवन सेट है वो सबसेट है एन के, ये आपने बताना है। मतलब z जो है वो सबसेट होता है नेचुरल नंबर का, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव आते हैं और ज़ीरो भी नहीं आता, तो ये तो सबसेट नहीं हुआ। और ना ही रेशनल नंबर सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर के, और ना ही इवन नंबर। क्यों? क्योंकि इवन नंबर के अंदर ज़ीरो आ रहा होता है, ठीक है। इवन नंबर का सेट आपको पता है ना, इसमें ज़ीरो आ रहा होता है, ठीक है। तो 0, 2 और 4 और 6 और सो ऑन, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन प्राइम नंबर का सेट जो होता है उसके अंदर तमाम नेचुरल नंबर आ रहे होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और 7 और इसी तरह से और सो ऑन। तो हमारे पास क्या हुआ, डी इसका सही जवाब हुआ, पी। तो ठीक है, मैं ऐसे भी लिख दूंगा, ऐसे भी लिख दूंगा, ताकि दोनों तरह से आपके लिए वाज़ेह हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो P जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो हमारे पास सबसेट होता है, यानी प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो सबसेट होता है नेचुरल नंबर का। इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर में आ रहे होते हैं और नेचुरल नंबर के पास इजाफी एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से आपने बताना है। अच्छा, अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म ऑफ ए। अच्छा, ए की आपने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। अभी ये किस फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास जो सेट के एलिमेंट है वो x हैं और x जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि सेट के एलिमेंट्स जो हैं, इसको फोकस कर देता हूँ, ये बुक का PDF है मैं जो आपको दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि सेट के जो एलिमेंट हैं उनको x नाम दिया गया है, ठीक है। सेट के एलिमेंट को x, और x बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से। और उसकी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरह से दिया हुआ हो ना आपको, तो आप स्क्वायर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर ख़त्म करने की कोशिश कैसे करेंगे कि स्क्वायर लिख के 25 लिख देंगे। अच्छा, स्क्वायर ख़त्म करना है तो आपको पता है स्क्वायर रूट लेना होगा। अच्छा, ये जो भी नंबर आएगा ना एक्स का, वो इंटीजर्स आने चाहिए, इंटीजर्स के अलावा ना आए। और इंटीजर्स आपको पता है डेसिमल में नहीं आते। तो ये +-25 +-5, ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। तो ये हो गया आपके पास 5। तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो -5 और +5। अच्छा, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हम जो है वो पहले माइनस लिखें या प्लस, तो पहले माइनस लिख लीजिए क्योंकि इंटीजर में पहले माइनस आ रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका बी हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है 3। बस इसी तरह से आपने करने हैं MCQs। कहते हैं कि फॉर 2 सेट्स A एंड B इफ़ O, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में A दिया हुआ है एंड इक्वल टू OB, देन। अच्छा भाई, सिंपल सी कंडीशन है। ये O जो है ना वो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है और ये A जो है ना वो सेट को डिनोट कर रहा है ब्रैकेट में, और ये O जो है वो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है B के। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो A के एलिमेंट है ना वो B के एलिमेंट के बराबर हैं। जब A के एलिमेंट B के एलिमेंट के बराबर हों तो वो कौन सा सेट होता है आपके पास, वो सेट होता है इक्विवेलेंट सेट। और उसको डिनोट कैसे करते हैं आप,
ए लिखकर ऐसे डिनोट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि सी के अंदर ना आपको साइन नहीं दिया हुआ, साइन मिस है वहाँ पर, तो आप उसका जवाब तो सी ही रहेगा, लेकिन साइन आप अपने पास से लगा लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये सी इसका जवाब सही था। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, देखो सेट ए है और उसके एलिमेंट को ओ कहा गया है, सेट बी है और उसके एलिमेंट को ओ कहा गया है, तो जितने एलिमेंट सेट ए के पास हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी के पास भी हैं। समझ लो सेट ए के पास 4 एलिमेंट है तो सेट बी के पास भी 4 एलिमेंट है। अब वो कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए के पास है 1 2 3 4 और बी के पास है ए बी सी डी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। हाँ, अगर एलिमेंट भी 4 होते हैं और सेम एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ए में होता 1 2 3 4 और बी में भी होता 1 2 3 4, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो होता, लेकिन साथ साथ इक्वल सेट होता है, ये इक्वल सेट कहलाता। हम फिर इक्विवेलेंट नहीं लिखते। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। आप लोग ये बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं मुझसे, तो मैं आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिया हुआ इन्होंने कि आपके पास क्या, यहाँ मैं कंडीशन ही लिख देता हूँ पूरी की पूरी, कि x है और x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और एंट लगाया हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि x के जो एलिमेंट है, मतलब नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट है वो 1 से छोटे होने चाहिए। इसका मतलब यही होता है ना कि x के जो भी एलिमेंट लोगे वो 1 से लेस लेना, ग्रेटर मत लेना। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट तो शुरू ही 1 से होता है, अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले मैंने। तो जब नेचुरल नंबर का सेट ही 1 से शुरू होता है और आप जब 1 से छोटा नंबर लोगे तो कोई नंबर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 0 नहीं आता नेचुरल नंबर के सेट में। तो ये कौन सा सेट बन गया, एम्प्टी सेट। अच्छा, सिंगल टोन का मतलब मैंने बताया नहीं था, मैंने एक्सरसाइज 1 के अंदर सिंगल टोन कहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो सिंगल टोन वो सेट होता है जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें सिर्फ मैंने 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो ये जो मैंने 1 लिया ना सिर्फ, इसको कहते हैं सिंगल टोन, यानी सिर्फ एक एलिमेंट लेना, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट होना जिस सेट के पास, उसे बोलते हैं सिंगल टोन, या यूनिट सेट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बस इतना समझ लेना, ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी, कि किसी सेट के पास सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे बोलते हैं सिंगल टोन, ठीक है। या फिर यूनिट सेट, यूनिट का मतलब ही होता है कि एक होना, ठीक है। ये 2 नाम इसके होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है, ये एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, अब इसको रिमूव कर देते हैं। बस ऐसे ही ना छोटी छोटी सी रफ वर्क कर आपने पेपर में भी सेम सॉर्ट पे सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस तुक्के मार रहे हो, तुक्के मारेंगे तो फिर ये होगा जो आता है ना वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तुक्कों में अक्सर यही होता है, आने वाली चीज़ भी गलत हो जाती है, मतलब जो चीज़ हमें पहले से ही आती है ऑलरेडी वो भी गलत करके आ जाते हैं। 5, हाँ, तो ये सिंगल टोन तो नहीं है, इसका सी है, ये भी, इसका भी जवाब सी आएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे जो है ना वो ABCD करके आंसर दिए हुए ना, तो इसलिए मैं सी भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे पीछे से देखें तो उन्हें भी समझ में आ जाए बात। अच्छा, सेट ए है और बी है, सिंपल सेट ए है आपके पास, ये सेट ए है, 1 2 3 4, ये सेट हो गया ए, और ये हो गया सेट बी आपका जो कि है 2 4 6, ठीक है। अब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लो। तो क्या करते हो सिमेट्रिक डिफरेंस में कि जो सेम होते हैं उसे काट देते हो, ठीक है। 4 4 से कट गया, 2 2 से कट गया, और जो बच जाता है उसे लिख लेते हो। तो 1 बच गया, 3 बच गया और 6 बच गया, और पैटर्न से लेते हो, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आया। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो हमने नहीं की है, वो बुक में ही आई गई है, ठीक है। मैंने इसे कंफर्म भी कर लिया है, 2-3 बार रीचेक भी कर लिया है, तो ये इसका आंसर डी आएगा, बी नहीं। बुक में पीछे देखो ना आंसर तो आपको दिया हुआ 5 का बी, जबकि 5 का आंसर है डी। और आप सिंगल टोन की डेफिनेशन भी जाके, आप जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन भी जाके देख लोगे तो वहाँ पर आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जो कॉमन नंबर होते हैं उसे काट देते हैं, और ए और बी में जो भी बच जाता है उसे लिख लेते हैं। तो ये सिंगल टोन, ये हमारे पास था सिमेट्रिक डिफरेंस। आज आप 6 करते हैं। 6 में बस आपको लॉजिक देना है, कोई इसमें रफ फर्क नहीं करना। विच ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इनमें से कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो देखो इसी की एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, यूनियन का ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव होता है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस पर। तो देखें ये बात याद रखिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव होता है। आप ए ऑपरेशन बी लिया है ना आपने, अभी इसी को ऑपरेशन बी ऐसे कर दो, बी ऑपरेशन ए, तो भी आंसर सेम ही आएगा। पहले 1 उठाओगे, फिर 3 उठाओगे, फिर 6। तो ये बात भी वाज़ेह हो गई कि आपके पास जो है वो
सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन भी जो है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या कि ए ऑपरेशन बी करो या बी ऑपरेशन ए करो। इसको मैं ऑपरेशन इसलिए कह रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस को, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आता है। लेकिन अब अगर इसका डिफरेंस लोगे ना तो आंसर सेम नहीं आएगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए का डिफरेंस बी के साथ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो ए में बच गया वो लूँगा ना, 1 और 3। अब इसी तरह से मैं बी ऑपरेशन ए ले लेता, बी डिफरेंस ए ले लेता हूँ बी और ए के दरमियान, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 6 लूँगा। तो आप देख रहे हो इन दोनों का जो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होगा, यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ये उसको ओबे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में आप सिर्फ ए से उठाओगे वैल्यूज़ को, दूसरी कंडीशन में सिर्फ बी से उठाओगे, तो आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो ये कम्यूटेटिव जो है वो ओबे नहीं करेगा, तो ये आएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस का जो सेट होता है, जब हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती है बेटा। ठीक है, हो गया। चलो 7 पे आ जाओ। तो डिटेल में बता दिया, आप लोग पढ़ चुके हो यूनियन, इंटरसेक्शन, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। सिर्फ ये डिफरेंस जो है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। अच्छा भाई, अब आपके पास क्या है, अब इन्होंने जो है आपको एक कंडीशन लिख के दे दी है कि आपके पास है एक सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको बेसिकली लिख के दिया हुआ इन्होंने कहा है कि आपके पास एक सेट है, उसका कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, लेकिन कहा है कि उसके एलिमेंट x है और वो x एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं ना, जैसे कि 2, 3, 5 और सो ऑन। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या जवाब बनेगा, मतलब इसका जवाब लिखोगे तो क्या बनेगा? तो देखो इसका जवाब सिंपल है कि P यूनियन Q बनेगा। ठीक है, P यूनियन Q ले लो इसका जवाब। तो P यूनियन Q ले लोगे तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये टेबुलर फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, प्राइम नंबर का सेट बनाना और रेशनल नंबर का सेट बनाना और सॉल्व कर देना। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा ना ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, अब आ जाओ 8, 7 हो गया, 1 से लेके 7 आ गए, 8 पर आ जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि आपके पास एक सेट है जिसको नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसके एलिमेंट x हैं और वो यूनिवर्सल, उसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो यूनिवर्सल सेट हैं। ठीक है, तो ए ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए वो एलिमेंट। तो आप ऐसा क्या करोगे कि ये नहीं बिलोंग करेंगे? तो देखो सिंपल काम है, आप चाहे तो इसको ना सॉल्व भी कर सकते हो। यूनिवर्सल सेट लो, ए लो, बी लो, और ए और बी का सेट जो है ना वो सबसेट बनना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, यानी ए और बी के जो सेट आने चाहिए ना वो जो है वो सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। तो फिर आप क्या करना, आप जो है ना वो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना पहले, और उसके बाद उसका जो है वो आप क्या करना, कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी से कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा सेट के अंदर। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ले लेना पहले। ठीक है, और फिर अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे ना तो ए इंटरसेक्शन बी से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा आपके पास सेट में। इन्होंने यही इधर कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी से कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ये नहीं कहा था कि आना चाहिए, ये इन्होंने ऐसे करा हुआ है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स, यानी बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसका मतलब होता है इक्वल और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, तो इसी तरह से ये भी है। तो ये इसी सिचुएशन में होगा, बात समझ भी आ सकती है अच्छी तरीके से अगर गौर करें दिमाग में कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे तो जो इन दोनों में सेम होंगे वो एलिमेंट आ जाएंगे। अब उसको अगर यूनिवर्सल से काट देंगे तो इन दोनों के एलिमेंट तो कट जाएंगे यूनिवर्सल सेट से, और बस यूनिवर्सल सेट बच जाएगा हमारे पास। मतलब बस यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट बच जाएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा आ रहे हो। तो इस तरह हमारा सेट बन जाएगा 9। ठीक है, 9 में कहते हैं कि फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब ए के पास भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, और बी के पास भी कुछ एलिमेंट मौजूद हैं 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कहते क्या है आपको कि कंडीशन है ए यूनियन बी होना चाहिए और वो जो है ना यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट मैंने ऊपर लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, 1 से लेके 10 बना लीजिएगा। और फिर जो है ना ए इंटरसेक्शन बी करो
तो वो जो है आपके पास क्या है, नल सेट आए। अच्छा, नल सेट आने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं आने चाहिए कुछ भी, जैसे कि इसमें 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, लेकिन एक एलिमेंट नहीं आ सकते, वरना वो नल सेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हमने किस कंडीशन में पढ़ी थी, एग्जॉस्टिव सेट में सिर्फ ये कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी आ जाए साथ में तो वो एग्जॉस्टिव सेट के साथ साथ यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एग्जॉस्टिव सेट नहीं कहता फिर उसे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है कि ए यूनियन बी करो तो यूनिवर्सल सेट आ जाए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी करो तो नल सेट आ जाए। अब देखो ए और बी का इंटरसेक्शन करूंगा तो नल आएगा ना, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है दोनों में। तो इसको क्या कहते हैं, सेल। इसको क्या कहते हैं, सेल। सेल्स कह लें यहाँ पे, सेल। यहाँ पर ये वो वाला सेल्स नहीं है, बैटरी वाला सेल या ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सेल। यहाँ पर ये सेल जो है वो सेट वाला सेल है। तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ों की डेफिनेशंस बदलती रहती है। अच्छा भाई, अब देखो इसको लिखे रहने देता हूँ, ए सेट को लिखे रहने देता हूँ बी को। आप चाहे तो ये वाला जो है ना 10th वाला MCQs, इसे सॉल्व भी कर सकते हो अच्छी तरीके से। मैंने आपको भी बताया ना, ये MCQs सॉल्व करने वाले ही हैं, ऐसे नहीं है कि बस देखा और जवाब आ गया। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कि कायदे आज़म कब पैदा हुए थे और कायदे आज़म का सन वफ़ात क्या है, तो जो आप बगैर सॉल्व करे बता दो। यहाँ सॉल्व करने वाली चीज़ें ही आ रही हैं आपको बेसिकली। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि पहले एक कॉम्प्लीमेंट ले लेना, फिर ठीक है, फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट ले लेना। ठीक है, फिर जो है वो एक और बार कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, अगर इस तरह से 3 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे यू का। ठीक है, अच्छा यू के साथ मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो जब पहली टाइम कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब जब पहली टाइम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया है, आपके पास ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, तो सिर्फ आ गया आपके पास 5 और 6 आ गया। ठीक है, 5 और 6 आ गया। अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी ऐसे आएगा अब दोबारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार कॉम्प्लीमेंट ले चुके हो, दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, और इसको खोल के लिखोगे तो ऐसे आएगा, मतलब इसको अगर क्लोज करके लिखोगे तो आपके पास क्या आ गया, 5 6 कट जाएगा, वापस 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो आपने पहला कॉम्प्लीमेंट लिया तो 5 6 आया। अब जब उसी चीज़ का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर लिया, तो इस तरह से सिचुएशन आई। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, यानी ए आपके पास वापस आ जाता है इस तरह करने में। तो आपके पास क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लोगे ना, 3 टाइम कॉम्प्लीमेंट कर लोगे, मतलब ऐसे कर लोगे इसको। ठीक है, अभी ये ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोबारा इससे कट जाएंगे, 1 2 3 4 कट जाएगा, तो 5 6 दोबारा आ गया, यानी ये क्या है आपके पास, ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो यानी 3 टाइम कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा आ जाएगा। ये बेसिकली ये करा है मैंने इसके अंदर, तो वो बस सिंपल तरीक़ेकार किए हैं, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं किया मैंने। ठीक है, तो इसका मैंने, अच्छा मैंने ऊपर जो है ना वो ABCD उनके मेंशन नहीं किए, तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए ना प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि बेसिकली मकसद तो आपको समझाना ही होता है, तो इसीलिए हर आसान से आसान तरीका अप्लाई करता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो 7 वाले का मैंने जो लिखा था वो लिखा था मैंने B। ठीक है, 7 वाले का मैंने लिखा था B, और 8 वाले का लिखा था मैंने C। जवाब जो है मैंने C मेंशन करा था, और इसी तरह से मैंने 10th का जवाब मेंशन किया B। अच्छा, 10th से पहले 9 भी है हमारे पास, उसका मैंने मेंशन किया A। ठीक है, उसके बाद मैंने मेंशन किया B। ठीक है, B मेंशन किया, और ये बुक से मैं मैच कर सको इसलिए कर रहा हूँ इस तरह से ना। अच्छा, अब ये तो बस लॉजिक ही देनी है इसके अंदर, और चाहे तो सेट बना के कर लेना कि ए जो है ना, देखो इस तरफ जो आ रहा होता है ना, इस तरफ जो आ रहा था वो सुपर सेट होता है, इस तरफ जो आता है वो सबसेट होता है। तो ए जो है वो सुपर सेट है और बी जो है वो सबसेट है। सुपर सेट का क्या मतलब है कि ए के पास समझ लो 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, तो बी के पास 1 से लेके 3 तक या 4 तक होंगे या 5 तक होंगे, तो इसीलिए ए सुपर सेट होगा, यानी ए के पास बी के तमाम एलिमेंट भी मौजूद हैं और इजाफी भी मौजूद हैं, तो ए सुपर सेट है, एस सेट, सुपर सेट। और ये हो गया सबसेट, तो एस एस बी सबसेट, एस बी जो है आपके पास सबसेट डिनोट हो रहा है, इसका एक्रोनियम लिखोगे तो भी एस एस आएगा, और सुपर सेट का एक्रोनियम लिखोगे तो भी जो है ना एस एस ही आएगा।
तो अब आपके पास ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, अंडरस्टूड सी बात है, ए ही वापस आ जाएगा क्योंकि ए के पास बी के तमाम एलिमेंट मौजूद है और ए को जब दोबारा लिखोगे तो फिर ए का एक जो एलिमेंट इजाफी होगा वो भी दोबारा मेंशन करोगे ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी, यानी ए दोबारा आ जाएगा। चाहे तो करके देख लीजिएगा, चले मैं कर ही देता हूँ कि बच्चे शायद कंफ्यूज ही हो रहे होंगे। 1 2 3 4, ठीक है। अब बी क्या है, सबसेट बोला है ना, इस तरफ जो होता है वो सबसेट होता है, तो 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसका ए यूनियन बी कर लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, ये आएगा ना। तो क्या ए ही दोबारा आ गया, तो ए को ही दोबारा मैंने मेंशन कर दिया, तो इसका जवाब है ए, ठीक है। आ जाओ अब करते हैं अपना जो है वो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 11 हो गया हमारा, ठीक है। आ जाओ अब करते हैं 12th। इन वेन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। तो अच्छी तरीके से आपको ये बात पता है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बात आप जानते हैं और मैं बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट में हम जो है वो यूनिवर्सल मतलब वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल है हमारे पास ए, ठीक है, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो पहले मैंने खुद भी ये सॉल्व कर लिए थे आपको कराने से पहले, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो समझने में। अच्छा भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है यहाँ पर, तो इधर ही कर देता हूँ लाइन खींच के। तो आपके पास है, तो रेक्टेंगल हो गया। अब आपके पास है x, 6, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं समझाया जा सकते, इसे ना सिंप्लीफिकेशन ही करनी होगी, 2y - 6, ठीक है। अच्छा, इक्वलिटी मेथड पता है, ई एम लिख रहा हूँ। इक्वलिटी मेथड के ए को ले लो सी के साथ, बी को ले लो डी के साथ, ठीक है। तो x तो आपके पास 2 आ गया और बी को ले लोगे डी के साथ, तो ये आ रहा है, ये यहाँ 6 क्या हो रहा है, माइनस का वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का, तो y क्या आ जाएगा 12। तो अब इन्होंने कंडीशन में क्या कहा है कि x + y पता करके बता दो, तो x + y, तो यहाँ भी x + y क्या है 2 + 12, तो x + y क्या आ रहा है आपके पास 14, तो इसका जवाब क्या है हमारे पास 14, तो 14 इसका जवाब है, जो कि है 14 जो है आपके पास है डी, ठीक है। अच्छा, मैंने शायद ऊपर ये बात बता भी दी थी कि 5 का जो आंसर है ना बुक में गलत दिया हुआ था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप खुद भी अगर अच्छी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस को पढ़ चुके हैं मुझसे, तो फिर आपको ये बात पता होगी कि इसमें ये आंसर गलत था। थोड़ा सा मैं बोर्ड को इस तरफ मूव करा लेता हूँ ताकि अगर कि कुछ जगह में इजाफी भी चाहिए हो ना तो हमें मिल जाए, क्योंकि अभी और भी हमें काम करना है ना, तो इसलिए। अच्छा भाई देखो भाई बच्चों, आपको क्या कह रहे हैं कि ए और बी का जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसके एलिमेंट आए हमारे पास 100, और ए के जो एलिमेंट थे वो बी के एलिमेंट थे आपके पास 5, तो ए के एलिमेंट कितने हुए। आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि जब आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो वो इस तरह ही होता है कि आपने ए को लिया होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होता है बी के साथ, ठीक है, यही आया था ना। अब ये आपको पता है ये कितने 100 लिख के दिया हुआ है, ओ और ए के एलिमेंट नहीं पता कितने, मतलब ए के एलिमेंट कितने थे ये आपको नहीं पता। अच्छा, एक इसमें से जो है ना बिल्कुल हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ओ ए नहीं लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया, इसको ना ऐसे ही लिखा जाएगा वरना ये कटेगा। तो ओ ए को क्या किया मैंने एक्स नाम दे दिया, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि इसके एलिमेंट कितने थे, लेकिन अब इसे मल्टीप्लाई का साइन बनाना पड़ेगा और इसे एक्स ऐसे बना देता हूँ, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, ओ बी के एलिमेंट कितने थे आपके पास, ओ बी के एलिमेंट थे आपके पास 5, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो 100 को अगर डिवाइड करोगे 5 से तो x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल अरेथमेटिक्स जो रूल है वो लगाएं। तो ये कितना हो गया आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास 20 हो जाएगा, ठीक है। आप कर भी लीजिएगा चाहे तो डिवाइड, मसला नहीं है। तो ये 20 हो जाएगा, जो कि आएगा आपके पास सी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका आंसर तो हमें मिल गया ना, तो हमारे पास इसका 20 जवाब आ रहा है, ठीक है, इसका 20 जवाब आ रहा है। इसी तरह से ना और भी करना है अभी हमने, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह होगा, इस तरह से कोई और भी आपको वो दे सकते हैं, तो बस आपको तरीक़ेकार आने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।
तो ये हमारा कौन सा MCQs था, ये हमारा था 14वां MCQs, ठीक है। रोमन में लिखते हैं इसमें हम सिर्फ। तो इसका आंसर है हमारे पास 20 यानी C, 20 यानी C है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन पर। 20 है टोटल, जिसमें कहते हैं अ फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव इफ रेंज एंड कोडोमेन। भाई देखो, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होती है ना तो फंक्शन सरजेक्टिव कहलाता है, याद रखना। सुरजेक्टिव नहीं, सरजेक्टिव पढ़ता हूँ मैं इसे, सुरजेक्टिव नहीं पढ़ता। तो सरजेक्टिव कहलाता है हमारे पास फंक्शन। तो इसका जवाब है इक्वल, ठीक है। इक्वल यानी C इसका जवाब है। इसका भी याद रखना, जब भी रेंज और फंक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आपके पास ये सरजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। फंक्शन की बहुत सारी कंडीशनें होती हैं जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज कोडोमेन। अगर फंक्शन को जो है वो बोलते हैं इनटू, मतलब इनटू फंक्शन कब बोला जाता है, 1 into 1 फंक्शन कब बोला जाता है, जब आपके पास रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट बन रही होती है, प्रॉपर सेट बन रही होती है या प्रॉपर सबसेट बन रही होती है कोडोमेन का। तो ये आएगा हमारे पास B, ठीक है। B हो गया। अब कर लेते हैं 7। अच्छा 6 कर लेना, B आया। अब कर लेते हैं 7। 7 में कहते हैं विच वन इज अ फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो देखो, मैं आपको पहले ही फंक्शन में बता चुका था कि एक डोमेन के पास 2 रेंज नहीं होगी। जैसे कि आप पहले में देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ सिंपल करके, लिखने से अच्छा तो यहाँ दिखाई देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो, एक डोमेन है और उसकी 2 रेंज आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये तो आपके पास फंक्शन नहीं हुआ। एक डोमेन की एक ही रेंज होनी चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी जो है ना ये हमारे पास नहीं आ रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें हमारे पास कि ये 6, 7 और 7, 6, तो ये भी नहीं बनेगा इस तरह से, ठीक है। 2 कंडीशन बताई थी, या तो फिर B और C बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका था। तो यहाँ पर जो आपके पास बन रहा है ना फंक्शन, वो बन रहा है C, क्योंकि देखो 0 के पास 5 है और 6 के पास 0 है, ठीक है। अलग अलग है, यहाँ पर एक जैसा था 6, 7 और 7, 6, तो ये अलग अलग नहीं था, लेकिन यहाँ अलग अलग है। 0 के पास 5 है, 6 के पास 0 है, तो ये अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक है। 0 2 बार आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 के बाद 6 आ रहा है, तो ये हमें असल चाहिए था। और फिर 5, 6, तो ये हमारे पास सही है। तो C जो है हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन है। तो इसको फंक्शन को मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ कैसे पहचानते हैं, अगर वो आपको जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुआ। अच्छा, इसको मैं फोकस कर देता हूँ। अगर मैं इसको भी फोकस नहीं करता ना तो पूरी वीडियो ऐसी गुजर जाती है, फोकस खुद भी नहीं होता है कभी भी, ऑटो फोकस इसमें नहीं है। एक बार ये हो भी गया था मेरे साथ कि फोकस करना रह गया था। अच्छा, तो देखो बाइजेक्टिव फंक्शन आपको पता है क्या होता है, यानी इसको मैं लिख देता हूँ, 18वां है ये आपका। बाइजेक्टिव फंक्शन आपको पता है, विच वन इज ऑल्सो ऑलवेज बाइजेक्टिव, इनमें से कौन सा बाइजेक्टिव होगा। तो देखो 1 कॉरिस्पोंडेंस बाइजेक्टिव होता है। कैसे कि डोमेन और को डोमेन के सेम जो है वो मतलब इक्विवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके पास। फॉर एग्जांपल ये डोमेन है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, और ये को डोमेन है, इसके पास A है, इसके पास B है, इसके पास C है। तो देखो बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है इसे कि सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट A के पास है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट B के पास है, और साथ साथ जो है वो आपस में रिलेशन बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बताया था ना बाइजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, सारे बता चुका हूँ। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ को लेके। 1 2 1, ये जो साइन है ना ये 1 2 1 के लिए आ रहा है। 1 2 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है भाई, हो गया। अच्छा, इसका लिख भी देता हूँ, ये आई थिंक हमारे पास है D, ठीक है। आई थिंक नहीं, D ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना 10th नहीं 9 है बल्कि 19 पर। तो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है और रियल नंबर है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर और रियल नंबर यानी इसके अंदर -2 नहीं आ सकता। देन विच फंक्शन, मतलब देन विच वन इज़ नॉट पॉसिबल।
तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन में आपके पास -2 नहीं आएगा। नेचुरल नंबर कभी भी -2 नहीं आता, प्लस में ही रहता है हमेशा। तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है ना कि अंदर जो चीज़ है वो नेचुरल नंबर है और उसके बाद फिर रियल नंबर बाहर है। तो ये नेचुरल नंबर तो कभी भी माइनस में आता नहीं है, तो इसीलिए इसका सी जवाब है। अच्छा, इसका मैंने नहीं लिखा था, इसका भी सी जवाब है, छोटा सा करके लिख देता हूँ, ठीक है। आखिरी देखो, आखिरी करते हैं। आखिरी में कहते हैं विच वन इज़ कम्यूटेटिव, इनमें से कौन सा कम्यूटेटिव है। तो ये तो हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। और इसी तरह से डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया, और नन ऑफ तो नहीं आएगा, लेकिन यूनियन आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, यूनियन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है बेटा, हो गया काम हमारा, ठीक है, यूनियन कम्यूटेटिव होता है। तो ये थे इसके आंसर्स। तो पहले का था डी, दूसरे का था बी, तीसरे का था सी, चौथे का भी सी, पांचवे का डी, छठे का डिफरेंस सी, नवे का, अच्छा सातवें का बी, आठवें का सी और 10वें का ए सेल, ठीक है। और 10वें का नहीं, 90 का, 10वें का ए कॉम्प्लीमेंट जो कि बी था, और 11वें का ए था, ठीक है, सेट ए, और 12वें का बी ए था, रेक्टेंगल, और हमारे पास जो है वो 12वें के बाद 13वें का था 14 जो कि था हमारे पास डी, ठीक है। उसके बाद आ जाते 15वें का बी यानी सी, और नहीं 14वें का, बल्कि 14वें का, ये 13वें का आ गया, ठीक है, 14 डी, और 14वें का था हमारे पास 20 सी, और फिर 15वें का था इक्वल टू सी, और ये जो है वो प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है। और उसके बाद ये 0,5 6,0 5 6 ये था हमारे पास सी। उसके बाद 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये था हमारे पास 18वें का डी। उसके बाद था हमारे पास 19वें का सी, ठीक है, और फिर आखिरी था 20वें का बी, ठीक है। ये सब सही है हमारे। अच्छा देखो, फ़ीस का मैं बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाया करो, ठीक है। 1000 इसकी फ़ीस है जो साल में एक बार देनी है, जिसमें नोट्स, लेक्चर्स, PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर और 5 ईयर और बुक के PDF, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन और पर ईयर ये फ़ीस आपने देनी है, ठीक है। आई होप बात समझ रहे होगे मेरी। चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह। इसके और भी MCQs पेपर से जो रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है वो कराया करूँगा आपको। ऐसा नहीं है कि चैप्टर ख़त्म हो गया तो बस अब ख़त्म बात, नहीं, ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी 5 ईयर में, मॉडल पेपर में, गैस पेपर में जो आएंगी वो इंशाल्लाह कराऊँगा, ठीक है। अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा। और बाकी जो है वो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों में लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में याद रखिएगा।